हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल सोनी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन तक पर। हम लोगों ने यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस लाइन बुक स्टार्ट की थी। इसमें 51 प्रैक्टिस सेट है, तो ये हम लोगों का 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। इसका आज ये पार्ट 2 रहेगा। आज हम इसमें 40 से 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज का स्टार्ट करते हैं। नंबर 40 क्वेश्चन। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन क्रैंकशाफ्ट का नहीं है? जो क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग के प्रकारों में कौन सा टाइप शामिल नहीं है? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो जो ऑप्शन डी होगा इलेक्ट्रिकल, ये क्रैंकशाफ्ट का हिस्सा नहीं होगा, संतुलन क्रैंकशाफ्ट का हिस्सा नहीं होगा। बाकी जो स्टैटिक होगा, डायनामिक होगा और मैकेनिकल होगा, ये तीनों होंगे। और जो इलेक्ट्रिकल वाला होगा पार्ट, वो नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट को स्मूथ रोटेशन के लिए जो बैलेंस किया जाता है ना, उसका बैलेंसिंग का उद्देश्य क्या होता है? जो वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन हो गए, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, है ना, इसको कम करना होता है। तो जो क्रैंकशाफ्ट की बैलेंसिंग मुख्यतः किससे किससे, स्टैटिक, डायनामिक, दो प्रकार की होती है। जो बैलेंसिंग होती है ना, स्टैटिक और डायनामिक, दो टाइप की होती है। कई बार क्या होता है, जो मैकेनिकल बैलेंसिंग शब्द है ना, इसका उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल बैलेंसिंग है, इसका कोई क्रैंकशाफ्ट से मतलब नहीं है, संबंध नहीं। क्वेश्चन 42 है, इंजन के सामने खड़े होकर देखिए कि क्रैंकशाफ्ट किस दिशा में घूमती है। इंजन के फ्रंट साइड में खड़े होकर देखने पर जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है, रोटेशन डायरेक्शन क्या होती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंजन के जो फ्रंट साइड से देखने पर क्रैंकशाफ्ट के जो रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है? तो होती है वो क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए क्लॉकवाइज। जो घड़ी है ना, तो इसमें क्या क्लॉकवाइज सेम यही होता है फॉलो। तो इंजन के सामने खड़े होकर देखेंगे तो क्रैंकशाफ्ट की जो दिशा है वो हमको क्लॉकवाइज प्रतीत होगी घूमते हुए। अधिकांश जो ऑटोमोबाइल के इंजन होते हैं उनमें जो क्रैंकशाफ्ट फ्रंट साइड से देखने पर क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आती है। तो जो इसी रोटेशन के अनुसार जो टाइमिंग गियर होते हैं, टाइमिंग गियर हो गए, वाटर पंप हो गए और जो अल्टरनेटर के ड्राइव हो गए, अल्टरनेटर के ड्राइव इसी डिजाइन में, जो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, इसी डिजाइन में उनको असेंबल किया जाता है। अब इंजन जब रिपेयर करते हैं तो जो टाइमिंग सेटिंग होती है तो और जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्रैंकशाफ्ट को अगर गलत दिशा में घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, जो टाइमिंग की सेटिंग है ना वो प्रभावित हो जानी है। तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसको मान लेंगे हम कि कोई भी इंजन हो या कोई भी जैसे टाइमिंग गियर, वाटर पंप, अल्टरनेटर हो, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना घूमने का, वो उत्तर क्लॉकवाइज होगा। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 है, गैप बिटवीन विड्थ ऑफ द रिंग एंड विड्थ ऑफ द ग्रूव ऑफ पिस्टन रिंग इज नोन एज। जो पिस्टन रिंग है उसमें जो ग्रूव है ना, खांचे, इनके जो बीच में विड्थ की जो डायरेक्शन है ना, उसमें जो बने गैप हैं, जो गैप बने हुए हैं, उनका नाम पूछ रहा है क्वेश्चन। रिंग की जो चौड़ाई है और पिस्टन रिंग के जो ग्रूव खांचे हैं, तो खांचे की जो चौड़ाई है के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रिंग साइड क्लियरेंस। को कहा जाता है रिंग साइड क्लियरेंस। जो पिस्टन रिंग है और जो ग्रूव है उसके अंदर में, पिस्टन रिंग के अंदर में क्या ग्रूव फिट किए जाते हैं। अब ग्रूव की जो विड्थ होती है ना, हमेशा रिंग से थोड़ी सी अधिक रखी जाती है। अब विड्थ का जो यही अंतर है ना, रिंग साइड क्लियरेंस कहलाता है। विड्थ का यही अंतर रिंग साइड क्लियरेंस कहलाता है। यह क्लियरेंस रिंग को फ्री मूवमेंट देता है, मतलब चलने की गति देता है, फ्री मूवमेंट देता है। यदि क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो जो रिंग है ना वो जैम हो जाएगी। और यदि बहुत अधिक होगा तो जो, अगर गैप कम होगा तो रिंग जैम हो जाएगी और गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो कंप्रेशन लीकेज होगा। कंप्रेशन लीकेज क्या, जब हम लोगों का पिस्टन स्ट्रोक की पोजीशन में होगा कंप्रेशन की, तो क्या कंप्रेशन लीकेज मार जाएगा अगर गैप ज़्यादा होगा। तो इंजन और ओवरऑल करते समय में क्लियरेंस की सबसे ज़्यादा जांच करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पिस्टन रिंग गैप, ये क्या है, रिंग एंड के बीच का जो गैप होता है ना, वो होता है। रिंग के पीछे का क्लियरेंस होता है, रिंग बैक पीछे का। और ये पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच का क्लियरेंस। क्वेश्चन 44 है, लाइफ साइकिल ऑफ इंजन ब्लॉक इंक्रीज बाय यूजिंग। इसका उपयोग करने से सिलेंडर ब्लॉक का जीवन काल बढ़ जाता है। तो जो इंजन ब्लॉक है इसकी लाइफ कैसे चल, जो इंजन ब्लॉक है इसकी जो लाइफ है बढ़ाने के लिए किस कंपोनेंट
किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो वो खुशकिस्मत कंपोनेंट है लाइनर, LINER, लाइनर। लाइनर क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर और जो सिलेंडर बोर को लगातार वेयर होता रहता है ना, वही लाइनर होता है। वेयर को कम करने के लिए और रिपेयरिंग को आसान बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? सिलेंडर लाइनर लगाया जाता है। अगर लाइनर की मुख्य विशेषता ये है कि ये रिप्लेसिएबल है, रिप्लेसिएबल है, यानी कि इसको कभी भी खराब होने पर बदला जा सकता है। अगर बोर खराब हो जाएगा, मतलब जिसमें लाइनर लगाया जाता है, अगर वो खराब हो जाएगा तो पूरा जो ब्लॉक होता है, इंजन ब्लॉक होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उसको चेंज ना करना पड़े, इसीलिए लाइनर को फिट किया जाता है उसके अंदर में, क्योंकि लाइनर को बदलकर इंजन की क्या फिर से सर्विसेबल बनाया जा सकता है। जो हेवी ड्यूटी इंजन होते हैं उनमें जो सिलेंडर लाइनर है ना, उसका उपयोग बहुत सामान्य है। इसी कारण से इंजन ब्लॉक की जो सर्विस है ना, वो काफी बढ़ जाती है। क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाइनर। फ्लाईव्हील ये क्या करता है? पावर को स्टोर करता है। रोकर आर्म क्या है? ये वाल्व मैकेनिज्म है। जो वाल्व होते हैं ना ऑन ऑफ करने के काम में, यही आता है मैकेनिज्म। वाल्व, वाल्व क्या होते हैं? इनटेक एग्जॉस्ट कंट्रोल करने वाली वाल्व कहलाते हैं। लाइनर हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ इंजन पिकअप प्रॉब्लम? निम्नलिखित में से कौन सा इंजन के जो पिकअप की समस्या का कारण बनता है? तो व्हीकल्स में पिकअप होता है, इसको कम, ये जब कम हो जाता है तो इसका जो सामान्य मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल रीजन क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या आती है जब व्हीकल का पिकअप कम हो जाता है? तो इसका मेनली आंसर होता है ऑप्शन सी, वॉर्न आउट क्लच, घिसा हुआ क्लच। पिकअप का मतलब होता है व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है, व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है। दोस्तों मैं इंग्लिश में इसलिए रखता हूँ, लिखता हूँ क्वेश्चन दोबारा, क्योंकि हम लोगों के साथ में कई भाई लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में किया जा सके, तो मेरे तरफ से बस इतना होता है कि जो भी इसके टर्मिनोलॉजी होती है उनको मैं इंग्लिश में लिख करके यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को इंगेजिंग बनाता हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के भाई हैं उन लोगों को देखने में ईजी रहे। यदि जो पिकअप का मतलब क्या होता है? व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितनी जल्दी लगता है, कितनी जल्दी इंजन ले लेता है। तो जो क्लच प्लेट होती है, जो क्लच प्लेट होती है वो जल्दी घिस जाती है। तो क्लच प्लेट जब जल्दी घिस जाएगी तो जो क्लच है ना वो स्लिप करने लगेगा, और जो इंजन का जो आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो बढ़ता है। लेकिन जो पावर है वो पूरी तरह से जो गियर बॉक्स होता है, वहां पहुंच नहीं पाता है। इंजन का जो आरपीएम है वो बढ़ता है, लेकिन जो पावर है वो गियर बॉक्स तक पे पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो ड्राइवर को क्या लगता है कि इंजन ठीक चल रहा है, लेकिन जो व्हीकल है ना वो स्पीड नहीं पकड़ पाता। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इससे पिकअप है ना, सामान्यतः पिकअप ना लगने का यही कारण होता है। तो क्लच स्लिप होने पर क्या होगा? जो फ्यूल है ना उसका कंजम्पशन भी, फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर जब पहाड़ी एरिया है ना, हिल क्लिम्ब पहाड़ी एरिया आएगा, तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ट्रक की, बस की या पिकअप की, किसी भी वाहन की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है ना, उसको लेने में दिक्कत आती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्न आउट क्लच। कूलिंग की कमी, शीतलन की कमी, इससे क्या होगा? ओवर हीटिंग बढ़ेगी। लुब्रिकेशन, इससे हो गया इंजन डैमेज हो कर सकता है, डायरेक्ट पिकअप प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूल टैंक में कम ईंधन, फ्यूल खत्म होने पर इंजन बंद हो सकता है, पिकअप इसका सामान्य कारण नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज मिडिल पार्ट ऑफ कनेक्टिंग रॉड? कनेक्टिंग हेड एंड लार्जर एंड नॉन एज, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो कनेक्टिंग रॉड होती है, इसके बीच वाले हिस्से का नाम पूछा है। तो जो ये कनेक्टिंग रॉड होती है इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्मॉल एंड, यानी ये पिस्टन के एंड में लगा होता है। दूसरा क्या होता है? स्मॉल के बाद में बिग एंड, ये कहाँ लगा रहता है? ये जो क्रैंक सॉफ्ट होती है ना उसके एंड में लगा होता है। और जो इन दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? मिडिल पोर्शन। तो इस मिडिल पोर्शन को ही स्टैंक कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टैंक। स्टैंक पर जो कंप्रेशन और जो टेंसाइल है ना वो दोनों फोर्स लगती है। इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ और जो वेट है कम रहे, मतलब जो स्ट्रेंथ है ये ज्यादा रहे और जो वेट है ये कम रहे।
टैंक, तो ऐसा डिजाइन किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल एंड ये कहाँ लगा रहता है? पिस्टन के नीचे, पिस्टन के एंडिंग पॉइंट पे। और जो दूसरे नंबर का होता है वो क्या होता है? बिग एंड, ये कहाँ लगा रहता है? क्रैंकशाफ्ट के एंडिंग पॉइंट पे। और जो इन दोनों को ऐड करता है उसको क्या कहते हैं? मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन मतलब शैंक। शैंक में, शैंक को कैसा बनाया जाता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ हो ज़्यादा हो और जो उसका वेट हो वो कम हो। क्वेश्चन नंबर 47, रिविट इज डेजिग्नेटेड ऑन बेसिस ऑफ। तिलक को डेज के आधार पर नामित किया जाता है। जो रिविट होते हैं, रिविट, इनकी जो पहचान है वो किन डायमेंशन से की जा सकती है? वर्कशॉप प्रैक्टिस में क्या करते हैं? रिविट को उसके साइज से पहचान, रिविट को उसके साइज से पहचान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिविट लेंथ एंड डायमीटर, लेंथ एंड डायमीटर, तिलक रिविट की लंबाई और व्यास। रिविट का सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन क्या होता है? उसका डायामीटर और उसकी लेंथ। जैसे उदाहरण के लिए 6 mm क्या ले लेंगे? 6 mm इंटू 25 mm। जो पहला डायमेंशन वो क्या दिखा रहा है? लेंथ को बता रहा है, यानी 6 mm। और दूसरा डायमेंशन 25 mm के बता रहा है उसकी डायमीटर को। तो जो पहला डायमीटर और दूसरा लेंथ बताएगा। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में यही स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसकी लेंथ और डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, बेस इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आइस ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। तो वो हो जाएगा डार्क ग्लास स्क्रीन। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए बेस इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? डार्क ग्लास स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। गहरे रंग के कांच की स्क्रीन, डार्क ग्लास स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, लाइट वाइट कलर की, और बहुत ज़्यादा यूवी रेज इमिट होती है, बहुत ज़्यादा यूवी रेज इमिट होती है। अब जो रेस है, ये यूवी रेस, ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदार, यानी बहुत गंभीर नुकसान होते हैं इसके। आगे चल के वेल्डिंग शॉप में जो काम करता है ना वेल्डर, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसकी आंखों की रोशनी कम होगी। तो इसीलिए जो वेल्डिंग के दौरान में ये डार्क ग्लास स्क्रीन और जो वेल्डिंग सील्ड होती है, देखी होगी आपने, ब्लैक कलर की होती है, उसमें सामने में एक शीशा लगा रहता है, उसी को उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? यूवी को रोक लेता है। साधारण चश्मा जो है ना, रिफ्लेक्टिव ग्लास, पारदर्शी चश्मा, ये सुरक्षा नहीं दे पाएगा। सेफ्टी रूल्स के अनुसार में जो ये शेड नंबर होते हैं ये चश्मों के, वो नंबर वाला वेल्डिंग ग्लास उपयोग करना चाहिए। वर्कशॉप सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क है। मास्क ये आंखों का पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकता। सन ग्लासेस, ये लिखा है ना, सन ग्लासेस, धूप के चश्मे, ये यूवी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, कॉपर और ब्रास की सीटें किसकी बनाई जाती हैं? और क्या है? तो कॉपर है और जो ब्रास है, ये जो कॉपर है और जो ब्रास है, इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसकी पहचान करनी है कॉपर और ब्रास की सीटों की। तो ऑप्शन बी, मेलियाबल एंड डक्टाइल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो कॉपर है और जो ब्रास है, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की पहचान करनी है। तो जो मेलिएबल है और एंड डक्टाइल है, ये इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है। दोनों क्या है? नॉन फेरस मोटर मेटल है। नॉन फेरस मतलब लोहे वाले गुण नहीं होते। तो क्या किया जा सकता है? इनको आसानी से पीट कर इनकी सीट बनाई जा सकती है। इस गुण को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। आसानी से पीट के जो सीट बनाई जा सकती है उस गुण को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। और इन्हें खींचकर वायर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। खींच के सीट बनाना मेलेबिलिटी होता है, खींच के तार वायर बनाना डक्टाइलिटी होता है। तो इलेक्ट्रिकल और जो सीट मेटल वर्क है, इन गुणों के कारण इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच साइज ड्रिल विल बी यूज्ड फॉर टैपिंग विथ M5 इंटू 0.8 टैप। M5 इंटू 0.8 टैप से टैपिंग करने के लिए आप किस आकार के ड्रिल का उपयोग करेंगे? जो टैपिंग ड्रिल है उसका साइज निकालने के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है। फॉर्मूले में मतलब एक फॉर्मूले के लिए एक साइज पूछ रहा है कुल मिला के। जो मेट्रिक थ्रेड होती है वही
ड्रिल साइज निकालने का आसान फॉर्मूला है। अब ड्रिल साइज क्या होता है, जो मेजर डायामीटर होता है, मेजर डाया, उसमें से जो पिच डाया है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, ड्रिल साइज निकल जाता है, कौन सा ड्रिल अपने को साइज करना है। अब जैसे थ्रेड हो गया, उसका साइज क्या होता है, बेसिकली इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 4.2। जो थ्रेड होता है, थ्रेड का साइज क्या होता है, M5 × 0.8, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो मेजर डायमीटर है वो कितना है, 5 है। और जो पिच है, ये मेजर डायमीटर 5 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, M5 है और पिच 0.8 है, तो इसलिए हम लोग इसका ड्रिल साइज निकालेंगे, तो 5 में से 0.8 माइनस कर देंगे तो 4.2 आ जाएगा mm में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रिल से जो होल बनाकर टैप चलाया जाता है ना, वो इस साइज का होगा, 4.2 mm का। 4.8 ज़्यादा बड़ा होल हो जाएगा, 3.8 छोटा होल हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 51 है, ड्रिल इज यूज्ड, ड्रिफ्ट का यूज डेज के लिए किया जाता है। जो वर्कशॉप में ड्रिफ्ट टूल होता है ना, का मुख्य उपयोग क्या है, तो जो ऑप्शन डी है, ड्रिल टू रिमूव ड्रिल फ्रॉम मैक्सिन स्पिंडल, ड्रिल को मशीन की जो धुरी होती है स्पिंडल से हटाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो जो टेपर सिंक होता है, टेपर सिंक ड्रिल होता है ना, जो में मशीन स्पिंडल लगाया जाता है, मशीन स्पिंडल लगाया जाता है। जो ड्रिल निकालने के लिए जो ड्रिफ्ट टूल होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट को क्या है, स्पिंडल का जो स्लॉट होता है उसमें डालकर हल्का सा फोर्स कर देते हैं, उससे क्या होता है, जो टूल है, टूल के अंदर में एक मोर्स करके एक टूल होता है, मोर्स टेपर सिस्टम होता है, ये बहुत उपयोगी होता है। तो इसका अक्सर पूछा जाता है उपयोग, टूल मोर्स टेपर सिस्टम। ये क्या है, टू मेक द ग्राफ ऑफ ड्रिल पोजीशन, ड्रिल की स्थिति का आरेख बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेंटर पंच का, सेंटर पंच। ये 3 टाइप के होते हैं, एक 90 डिग्री सेंटर पंच होता है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री क्या होता है, पिक पंच। ये क्या होता है, डॉट पंच। और ये क्या होता है, सेंटर पंच। टू रिमूव ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम वर्क, ये ड्रिफ्ट का उपयोग नहीं है, ये भी ड्रिफ्ट का काम नहीं है, चक्को मशीन से। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग अ कंपोनेंट, एक घटक को मापने के दौरान क्या निर्धारित किया जाता है। तो मेजरमेंट करने पर जो कंपोनेंट का कौन सा साइज पता चलता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी, एक्चुअल साइज, जो वास्तविक साइज है, एक घटक को मापने के दौरान वास्तविक साइज निर्धारित किया जाता है। तो जो ड्राइंग होती है उसमें जो साइज दिया जाता है, ड्राइंग साइज, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल साइज कहते हैं। अब ड्राइंग में जो साइज दिया जाता है उसको नॉर्मल साइज कहते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो कंपोनेंट बनता है ना, तो हमको एग्जैक्ट वही साइज नहीं मिलता। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो वास्तविक में डायमेंशन लेते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्चुअल साइज कहते हैं। कौन से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल माप लेते हैं, एक्चुअल साइज लेते हैं। अब जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस को चेक करने के लिए एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रास्प कट का फाइल द्वारा काटा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रास्प कट फाइल है, इसका उपयोग इस मटेरियल को कट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी। जो रास्प फाइल है, इसके दांते बड़े होते हैं और अलग अलग बने होते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, जो सॉफ्ट मटेरियल है उस पर किया जाता है। जो वुड का वर्किंग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुड की वर्किंग के लिए। इसमें जो लकड़ी है ना, उसका शेप, लकड़ी को जल्दी शेप देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो मेटल की जो फाइलिंग होती है, उसमें सामान्यतः रास्प फाइल का यूज़ किया जाता है। कारपेंटर लोगों का बहुत कॉमन है ये हथियार। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित स्क्रैपर में से किस का उपयोग बियरिंग बुश पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। जो बियरिंग बुश होते हैं उसके ऊपर जो स्क्रैपिंग करने के लिए कौन सा स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। स्क्रैपिंग प्रोसेस में जो सरफेस है ना,
उसकी जो हाई स्पोर्ट होती है, हाई स्पोर्ट्स होते हैं जो, वो हटाए जाते हैं। अब जो बियरिंग बूस होते हैं वो क्या करते हैं, जो कर्व्ड सरफेस होती है ना, उस पर काम करना होता है हम लोगों को। तो जो ट्रायंगुलर जो बुश होते हैं, मतलब स्क्रैपर होते हैं, इसी पर काम सब करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसका जो शेप होता है ना, अंदर की तरफ होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जैसे। तो जो फिटिंग शॉप होती है ना, तो उसमें जो बियरिंग की स्क्रैपिंग की जाती है ना, बियरिंग की स्पेरिंग किया जाती है ना, इसके लिए व्यापक रूप से यही होता है यूज में। क्वेश्चन 55 है, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच इज चेक्ड बाय। प्रति इंच थ्रेड की संख्या की जांच डेज द्वारा की जा सकती है। थ्रेड पर इंच यानी टीपीआई, इसको चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो जो स्क्रू पिच गेज है, ये मेनली यूज किया जाता है। ये जो स्क्रू थ्रेड होती है ना, इसकी पहचान किससे की जाती है, पिच से की जाती है, यानी कि टीपीआई से की जाती है, थ्रेड पर इंच से। तो टीपीआई का जो मतलब होता है, वो इंच में बने जो थ्रेड की संख्या है ना, वो है। स्क्रू गेज, जो स्क्रू पिच गेज होता है ना, उसमें कई लीव्स होती है, और हर लीफ पर एक अलग पिच या एक अलग टीपीआई बनी होती है। सही लीफ है ना जो, वो थ्रेड पर मैच करके पिच चेक की जाती है। तो जो थ्रेड का इंस्पेक्शन है ना, वो सबसे थ्रेड का इंस्पेक्शन में यह सबसे कॉमन टूल होता है, स्क्रू पिच गेज। क्वेश्चन 56 है, लेंथ ऑफ साइन बार इज डिस्टेंस बिटवीन। साइन बार की लंबाई डेज के बीच की दूरी होती है। तो साइन बार होता है, साइन बार ऐसा होता है, साइन बार का जो स्टैंडर्ड लेंथ है, साइन बार की स्टैंडर्ड लेंथ है, तो डिफाइन कैसे करेंगे। साइन बार की जो लंबाई है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, उसको डिफाइन करना है। तो जो ऑप्शन डी, सेंटर ऑफ रोलर्स, रोलरों के केंद्रों से, में दो रोलर लगे रहते हैं, इनके जो केंद्र बिंदु होंगे, उससे की जाती है। साइन बार क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन एंगल इंस्ट्रूमेंट है। इसके जो दोनों सिरे होते हैं ना, ये दोनों सिरे, इस पर क्या रोलर्स लगे होते हैं। साइन बार की जो लेंथ होती है ना, वो रोलर के जो बाहरी किनारों से मापी जाती है। अब लेंथ हमेशा रोलर्स के सेंटर सेंटर के बीच की दूरी से ली होती है। अगर कॉमन लेंथ मान लें हम 100 mm है, या 200 mm है, या 300 mm है, ये तीनों होती है इस साइन बार की लेंथ, कॉमन लेंथ। और जो एंगल का जो कैलकुलेशन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लेंथ बन जाती है। क्वेश्चन 57 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर डेवलप्ड इन फर्नेस। भट्टी में उत्पन्न तापमान के मापन के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेरी हाई टेम्परेचर मेजरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वो होगा पायरोमीटर। जैसे हम लोग यहाँ से जमीन से, पृथ्वी से जो सन है, उसकी हीट कैसे नापते हैं, पायरोमीटर से। मतलब जो सन का जो कोरोना है, ये जो सन का कोरोना है, उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम यहाँ पृथ्वी से बैठे बैठे बस पायरोमीटर की सहायता से ये माप लेते हैं। वहाँ जाके थर्मामीटर से थोड़ी ना चेक किया था कि हाँ भैया सन इसका इतना टेम्परेचर है। वो तो यहाँ से बैठे बैठे पायरोमीटर की सहायता से इसकी जो हीट रेडिएशन होती है, तो जो इसकी पायरोमीटर की जो डिस्प्ले है, इस पर रिफ्लेक्ट करती है। उससे पता चल गया कि इसका जो सन का कोरोना है वो 6000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। तो जो फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भट्टी का जो टेम्परेचर है, फर्नेस का जो टेम्परेचर है, उसको कैसे मापेंगे। तो उसको पायरोमीटर की सहायता से मापते हैं। फर्नेस का जो टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जो सामान्य थर्मोमीटर इतने हाई टेम्परेचर को नहीं माप सकता। पायरोमीटर एक विशेष रूप से हाई टेम्परेचर होता है ना, उसको मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि स्टील प्लांट हो गया, फाउंड्री हो गई, ट्रीटमेंट फर्नेस हो गई। तो कॉन्टैक्ट टाइप या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, दोनों टाइप की जो हीट होती है ना, वो पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है। और दोनों टाइप के भी आते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप के भी और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के लिए यूज हो जाएंगे सूर्य जैसे, और जो बड़े बड़े तारे होते हैं उनका टेम्परेचर मापने के लिए। और जो कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल के टेम्परेचर मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। ये जो बैरोमीटर है ना, ये क्या नापता है, जो एटमोसफियर का प्रेशर होता है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर। और ये क्लोरीमीटर हो गया, ये हीट मेजरमेंट है। थर्मोमीटर तो सामान्य होता है, डॉक्टरी थर्मोमीटर। क्वेश्चन 58 है, ब्रिक पंच हैविंग 60 डिग्री टेपर एंगल इज यूज्ड फॉर। 60 डिग्री टेपर कोण वाले ब्रिक पंच का
उपयोग किया जाता है? तो प्रिक पंच है, इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन सी, टू मार्क द होल पोजीशन, छिद्र की स्थिति होल पोजीशन पर निशान लगाने के लिए। जो लेआउट वर्क होता है और जो होल मार्किंग का जो होल लोकेशन की जो मार्किंग है वो करना जरूरी होता है। तो जो प्रिक पंच है का जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 होता है, 60 डिग्री होता है। ये हल्का और एक्यूरेट मार्क बनाता है। अब क्या होता है, जो ड्रिलिंग से पहले जो होल की पोजीशन मार्क करने में इसका उपयोग किया जाता है। सेंटर पंच की तुलना में जो इसका मार्क होता है ना, सेंटर पंच में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच की तुलना में जो प्रिक पंच होता है ना, इसका 60 डिग्री होता है और इसका निशान इसकी तुलना में छोटा होता है। तो जो मार्किंग वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही माना जाएगा। क्वेश्चन 59 है, द पर्पस ऑफ होल्डिंग द हैमर हैंडल, द पर्पस ऑफ होल्डिंग द हैमर हैंडल एट इट्स एंड्स इज टू, हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का उद्देश्य। जो हैमर है इसके एंड पॉइंट से पकड़ने में इसका जो प्रैक्टिकल रीजन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्या है, अधिकतम बल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, हैमर का एक लीवर की तरह कार्य करता है। अब हैंडल एंड पॉइंट से पकड़ेंगे तो लीवर का जो आर्म है वो बढ़ जाएगा, और लीवर आर्म बढ़ने से क्या होगा, जो इम्पैक्ट फोर्स है वो बढ़ जाना है। अब जो लीवर तो क्या होगा, इससे कम मेहनत में जो स्ट्राइकिंग फोर्स वो ज़्यादा मिलेगी। इसलिए जो फिटिंग टॉप होती है, चिजलिंग होती है और जो पंचिंग होती है, तो इसके समय में जो एंड ग्रिप है ना वो अपनाई जाती है। तो ये कॉमन वर्कशॉप प्रैक्टिस होती है। ऑप्शन सी, हैव मैक्सिमम लेवरेज, अधिकतम यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन 60 है, विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, कौन सा अग्निशामक शक्ति पूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? तो जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर होती है, लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, इसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है वो कौन सा यूज किया जाता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इलेक्ट्रिक फायर में पानी का उपयोग कर नहीं सकते, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और शॉक लग सकता है। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिव होता है, मतलब ऑक्सीजन को हटा करके आग बुझाता है। अब इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, मोटर्स हो गई और जो स्विच गियर हो गया, तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में जब भी इलेक्ट्रिकल फायर आए तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना। हेलोन उपयोग होता है लेकिन अब सीमित हो गया है। वाटर फील्ड ये तो कर ही नहीं सकते। लिक्विफाइड केमिकल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहला नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 61 है, vehicular emission are measured in which of the following units, वाहनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जो व्हीकल के पॉल्यूशन इमिशन, इसको मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो हो गई ग्राम पर किलोमीटर। व्हीकल में जो इमिशन का मतलब है वो क्या होता है, जो वाहन द्वारा छोड़े गए पॉल्यूटेंट्स हो गए। जो इमिशन स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रेट ऑक्साइड आदि, इनको मेजर किया जाता है। इनके लिए जो सामान्यतः यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर किलोमीटर। इसका अर्थ होता है कि एक वाहन, मतलब जो वाहन है वो 1 किलोमीटर चलने पर कितना पॉल्यूशन छोड़ता है। तो जो भारत स्टेज नॉर्म से यानी BS नॉर्म से इसी प्रकार के यूनिट का उपयोग करते हैं। तो ऑटोमोबाइल एमिशन में जो टेस्टिंग होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। ये क्या है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की है, किलोग्राम प्रति किलोग्राम, ये भी नहीं होगी। न्यूटन मीटर, ये क्या होती है, फोर्स पर लेंथ यूनिट, फोर्स पर लेंथ। तो व्हीकल इमिशन का ऐसे ग्राम प्रति किलोमीटर से मापा जाएगा। क्वेश्चन 62 है, कैपेसिटी ऑफ अ ऑटोमोबाइल बैटरी डिपेंड्स ऑन, ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता डेज पर निर्भर करती है। जो बैटरी की कैपेसिटी है उसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन बी, नंबर ऑफ प्लेट्स एंड देयर साइज, प्लेटों की संख्या और उनके आकार। तो बैटरी को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हो गए, प्लेटों की संख्या और उनके आकार। बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसको काय में नापा जाता है, एम्पियर आवर, इसमें मापा जाता है। तो जो प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। यदि प्लेट पर केमिकल रिएक्शन के लिए जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा
तो इससे क्या होगा, जो इसकी कैपेसिटी है ये भी बढ़ जाएगी। बैटरी का जो वोल्टेज है और जो कैपेसिटी है दोनों अलग अलग चीजें हैं। समान वोल्टेज की जो बैटरीज होती है ना, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो क्या करेगा, जो बैटरी है इसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा, पर ये जो कैपेसिटी है इससे रिलेटेड नहीं हो। तो ये इसका आंसर होगा मोर प्लेट एरिया इज इक्वल टू मोर बैटरी कैपेसिटी। क्वेश्चन 63 है, अ हाई ऑयल कंजम्पशन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके कारण तेल की अधिक खपत होती है। तो जो इंजन है उसमें जो ऑयल का कंजम्पशन होता है, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, वॉर्न आउट पिस्टन रिंग। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। पिस्टन रिंग सिलेंडर वॉल की जो सील है ना, मतलब पिस्टन रिंग क्या करती है, सिलेंडर वॉल को सील करती है। अब रिंग घिस जाने पर क्या होगा, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है और जो कंबंसन चेंबर है उसमें पहुंचने लगेगा। फिर क्या होगा, जो ऑयल है वो फ्यूल के साथ में बर्न होने लगेगा। इससे क्या होगा, जो इंजन ऑयल है वो तेजी से कम होने लगेगा, और जो एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलेगा उसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा, ब्लू स्मोकी निकलेगा। तो हाई ऑयल कंजम्पशन का सबसे मुख्य कारण क्या होगा, बर्न आउट ऑफ पिस्टन रिंग्स। पुअर कूलिंग सिस्टम किससे होता है, ओवर हीटिंग से होता है। लेस कंप्रेशन प्रेशर किससे होता है, संपीड़न दाब कम होना। ये इफेक्ट है पर मुख्य कारण नहीं है। क्वेश्चन 64 है, समुद्री इंजनों में सुपर चार्जिंग क्यों किया जाता है। सुपर चार्जिंग इन मरीन इंजन इज डन टू, तो ये सुपर चार्जर का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, सुपर चार्जर इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी, इंक्रीज द इंजन पावर आउटपुट, इंजन पावर आउटपुट बढ़ाने के लिए। सुपर चार्जर क्या करता है, इंजन में एयर की सप्लाई अधिक करता है। उससे क्या होता है, अधिक एयर से जो फ्यूल है वो ज्यादा बर्न होता है। इससे क्या होता है, कंबंशन होता है ना, वो बेहतर होगा, कंबंशन बेहतर होने लगता है। इंजन की पावर और जो इफिशियंसी है, पावर और इफिशियंसी उसमें अचानक से उछाल आ जाता है। तो मरीन इंजन में जब भारी लोड के कारण सुपर चार्जिंग का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पावर का आउटपुट बढ़ाना। क्वेश्चन 65 है, किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है। जो 4 स्ट्रोक इंजन है 4 स्ट्रोक साइकिल है, वो पूरा होने में जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने रिवोल्यूशन लगाता है, रिवोल्यूशन लगाती है। 4 स्ट्रोक साइकिल पूरा करने में जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने रिवोल्यूशन करती है। तो ऑप्शन डी, 2। 4 स्ट्रोक इंजन में कितने, 4 स्ट्रोक यानी 4 स्ट्रोक होते हैं। क्या होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो पूरा जो साइकिल करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को कितना 720 डिग्री मूवमेंट करना पड़ता है, यानी घूमना पड़ता है। मतलब एक 360 का पूरा गोल चक्कर हो जाएगा और दूसरा 360 का, तो टोटल 2 चक्कर। इसलिए इंजेक्शन के लिए जो क्रैंक शाफ्ट है 2 रेवोल्यूशन करती है। क्वेश्चन 66 है, वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 स्ट्रोक इंजन इज ड्रॉन, एक 2 स्ट्रोक इंजन के लिए वॉल्व टाइमिंग आरेख खींचा गया है। तो ये पूछ रहा है, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है जिसमें जो वाल्व है या पोर्ट है ना, तो उसका जो टाइमिंग का डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम, इसमें जो प्रयुक्त शब्द एब्रेसिव्स है ना, उसका सही अर्थ पूछा है। तो ऑप्शन बी, आईएएस का अभिप्राय इंटेक स्टॉप से। 2 स्ट्रोक इंजन में जो वाल्व की जगह पे पोर्ट्स लगाए जाते हैं। अब जो टाइमिंग डायग्राम होता है उसमें जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो ओपन और क्लोज करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं। तो इसी पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में आईओ यानी इनटेक ओपन कह देंगे, और आईएस यानी इनटेक टॉप कहेंगे, आईएस। और ईओ का मतलब क्या होगा, ईओ का मतलब होगा एग्जॉस्ट ओपन, और ईसी का मतलब होगा एग्जॉस्ट क्लोज। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व टाइमिंग आरेख खींचा गया। तो एग्जाम में अक्सर एब्रीविएशन यानी इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो डायग्राम में सिंबल देख के याद रखना अपने को। क्वेश्चन 67 है, द पिन यूज टू कनेक्ट पिस्टन एंड शॉर्ट एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज नॉन एज, पिस्टन और संयोजक छड़ यानी कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पिन को बेस के रूप में जाना जाता है। जो पिस्टन है और जो कनेक्टिंग रॉड है, इसके जो स्मॉल एंड हो गया उसको जोड़ने वाली जो पिन है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसको कहते हैं गजन पिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गजन पिन। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, मतलब जो पिस्टन है ना कनेक्टिंग रॉड से सीधे नहीं जुड़ा होता, दोनों को जोड़ने के लिए जो पिन का उपयोग किया जाता है ना, उस पिन को क्या कहते हैं, गजन पिन। ये क्या है, पिस्टन बॉस और जो कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है ना उससे होकर गुजरती है, तो कंबंशन फोर्स पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड तक इसी पिन द्वारा पहुंचता है। इंजन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्रैंक पिन किस पे होता है, ये क्रैंक शाफ्ट पे होता है। क्वेश्चन 68 है, ऑर्डर ऑफ फायरिंग
ऑर्डर ऑफ फायरिंग ऑफ फ्यूल इनसाइड सिलेंडर इज नोन एज, सिलेंडरों के अंदर ईंधन प्रज्वलित होने के कारण होने के क्रम को डेस कहा जाता है। तो जो मल्टी सिलेंडर होता है ना, मल्टी सिलेंडर इंजन, इसमें जो पावर स्ट्रोक होती है उसका जो सीक्वेंस होता है उसका नाम पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जो मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर एक साथ फायर नहीं करते हैं, और तो इसका ऑप्शन बी फायरिंग ऑर्डर मतलब दहन क्रम ये पूछा जा रहा है। जैसे कि जो 3 सिलेंडर वाला होगा उसका क्या होगा 132, 6 सिलेंडर का क्या होगा 15, 36, 24, 4 सिलेंडर का क्या होगा 13, 42। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। 3 सिलेंडर का होगा 132, 6 सिलेंडर का होगा 153624, और 4 सिलेंडर वाले का होगा 1342, 13, 42। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो वाइब्रेशन होते हैं ना और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसका संतुलन ये फायरिंग ऑर्डर से किया जाता है इंजन को स्मूथ चलाने के लिए। जो फायर वॉल है, ठीक है, इंजन का जो कंपार्टमेंट है उसकी दीवार होती है। पावर स्ट्रोक ये एक साइकिल है, उसका एक स्ट्रोक का नाम है। क्वेश्चन 69 है, इंजेक्टर प्रेशर इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में इंजेक्टर दाब डेज होता है। जो कन्वेंशनल डीजल इंजेक्टर है उसका जो ओपनिंग प्रेशर है ना, उसकी रेंज पूछ रहा है वो, ओपनिंग प्रेशर की रेंज है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 टू 180, 160 से 180 बार। अब डीजल फ्यूल को कंबंशन चेंबर में फाइन स्प्रे के रूप में इंजेक्ट किया जाता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल के रूप में। तो इसके लिए जो इंजेक्टर में हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो सामान्य जो मैकेनिकल डीजल इंजेक्टर की जो ओपनिंग प्रेशर होती है ना, वो लगभग 160 टू 180 होती है। इससे क्या होता है, जो हाई प्रेशर से एटोमाइजेशन बेहतर होता है। एटोमाइजेशन अच्छा होगा तो कंबंशन भी बेहतर होगा, तो फ्यूल की इकोनॉमी भी होगी और पावर आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ रोटेशन ऑफ टरबाइन इन टर्बोचार्जर, निम्नलिखित में से कौन सा टर्बोचार्जर में टरबाइन के घुमाने का कारण है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो टर्बोचार्जर है और जो टरबाइन है, इसको घुमाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसका नाम पूछ रहा है। तो इसको कहेंगे हम ऑप्शन डी, एग्जॉस्ट गैसेस फॉर्म एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट गैस मैनिफोल्ड से निकलने वाली गैस। टर्बोचार्जर इंजन में जो वेस्ट एग्जॉस्ट गैसेस होती है ना, उसको मैनिफोल्ड में आती है। वेस्ट जो एग्जॉस्ट एनर्जी होती है ना, उसका उपयोग करता है। कंबंशन के बाद में जो हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेस है ना, वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आती है। यह गैसेस क्या करती है, टरबाइन के व्हील को घुमाती है। अब टरबाइन और जो कंप्रेशन है ना, उसमें क्या एक ही शाफ्ट लगी होती है। टरबाइन घूमेगी तो क्या कंप्रेसर की जो एयर फ्रेश एयर है ना, वो कंप्रेस होगी, और इससे क्या होगा, जो इंजन है उसमें अधिक एयर आएगी और जो पावर है वो बढ़ जाएगी। बस यही है इसका। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम मफलर, ये गैस टरबाइन तक पहुंचने के बाद की स्थिति है। टेल पाइप गैस, ये भी बात की स्थिति। क्वेश्चन 71 है, सुपर चार्जिंग इज मरीन इंजन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, जलयानों के इंजनों में सुपर चार्जिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो मरीन इंजन में जो सुपर चार्जिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, इंजन पावर का आउटपुट बढ़ाने के लिए। सुपर चार्जर इंजन है। सुपर चार्जर इंजन में क्या सामान्यतः एक्सेसिव एयर भेजता है ना, एक्सेसिव यानी अधिक एयर भेजता है। अधिक एयर मिलने से क्या होगा, जो फ्यूल है वो ज्यादा जला जाएगा, जल्दी जल जाएगा। इससे क्या होगा, कंबंशन बेहतर हो जाएगा, जो कंबशन है वो बेहतर हो जाएगा। अधिक फ्यूल जलने से कंबशन बेहतर हो जाना है। तो इंजन की जो पावर है और जो टॉर्क है, इंजन की जो पावर है और जो टॉर्क है वो दोनों बढ़ जानी है। तो मरीन इंजन में क्या होता है, जो भारी लोड लगातार काम करता रहता है क्योंकि बहुत सारे कंटेनर उसके ऊपर होते हैं। तो जो इनमें सुपर चार्जिंग का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो पावर आउटपुट है ना उसको बढ़ाना होता है, फ्यूल प्रेशर का बढ़ाना, ये नहीं है। क्वेश्चन 72 है, विच इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज लुब्रिकेंट इन वाटर कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन, इंजन की जल शीतलन प्रणाली में एंटी फ्रीज कूलेंट शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कूलिंग सिस्टम होता है उसमें जो एंटी फ्रीज का यूज किया जाता है, एंटी फ्रीज केमिकल का यूज किया जाता है, वो कौन सा है। ऑप्शन है ए मतलब ऑप्शन डी, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। पानी में जो ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है, रेडिएटर का जो पानी है ना वो जम जाता है ट्यूब्स में। जो ट्यूब होती है ना ब्रास की बनी होती है और कॉपर की, तो उसमें क्या पानी जम जाता है। पानी जमने पर जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और जो इंजन है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर में एंटीफ्रीज मिलाया जाता है। और एंटीफ्रीज कौन सा है अपने पास में, एथिलीन ग्लाइकोल। ये कूलेंट का क्या काम है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। इसलिए क्या होता है, कूलिंग सिस्टम अधिक प्रभावी बन जाता है। फेनोक्साइड, ये एंटीफ्रीज नहीं है,
सल्फ्यूरिक एसिड ये बैटरी में डालने वाला लिक्विड है, ये बेंजीन में एंटीफ्रीज नहीं है। रेडिएटर का एंटीफ्रीज क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन 73 है, सिलेंडर लाइनर प्रोवाइड्स, सिलेंडर लाइनर प्रदान करता है। जो सिलेंडर लाइनर है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है स्लाइडिंग सरफेस फॉर पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग के लिए स्लाइडिंग सतह देना। पिस्टन और जो पिस्टन रिंग सिलेंडर है इसके अंदर लगातार ऊपर नीचे होता है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन रिंग और पिस्टन रिंग सिलेंडर के अंदर में पिस्टन है ना लगातार ऊपर नीचे हो चलते हैं। इनके लिए क्या होता है? स्मूथ वियर रेसिस्टेंट सरफेस की आवश्यकता होती है। अब सिलेंडर लाइनिंग क्या करता है? यही स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करता है। अब पिस्टन रिंग सिलेंडर लाइनर पर स्लाइड करेगी तो वियर होने पर जो लाइनर का जो वियर होने पर क्या कर रहा है? जो लाइनर है वो बदल देंगे। इससे क्या होगा? जो सिलेंडर ब्लॉक है उसकी लाइफ बढ़ जानी है। 74 है, द ट्रेक रॉड इज कनेक्टेड टू द ट्रेक आर्म बाय, जो स्टीयरिंग लिंकेज है उसमें जो ट्रैक रॉड है और जो ट्रैक आर्म है उसका कनेक्शन कैसे होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टीयरिंग लिंकेज में ट्रैक रॉड और ट्रैक आर्म का कनेक्शन कैसे होता है? तो ऑप्शन ए बॉल जॉइंट। स्टीयरिंग सिस्टम में जो ट्रैक रोड है ना वो मोशन को ट्रांसफर करता है। तो व्हील टर्निंग के दौरान में जो एंगल है ना वो लगातार बदलता रहता है, इसलिए जो फ्लेक्सिबल जॉइंट है ना उसकी आवश्यकता होती है। तो जो बॉयल जॉइंट होता है ना वो सभी दिशाओं में हल्का मूवमेंट अलाउ करता है। अब स्टीयरिंग स्मूथ होती है और जो वाइब्रेशन है वो कम लगते हैं। तो जो आधुनिक स्टीयरिंग सिस्टम होता है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बॉल जॉइंट का व्यापक उपयोग किया जाता है। ये यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ यूज किया जाता है? स्टीयरिंग के कॉलम में उपयोग होता है। और ये स्टब एक्सल कहाँ यूज होता है? व्हील जो माउंटिंग है ना, व्हील का माउंटिंग पार्ट है ये। तो किंग पिन क्या है? ये स्टीयरिंग का पिवोट है, स्टीयरिंग पिवोट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, स्टीयरिंग व्हील की रोटरी गति को प्रत्यावर्ती गति में परिवर्तित किया जाता है इसके द्वारा। रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इज कन्वर्टेड इनटू अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय द बेस। जो स्टीयरिंग व्हील की जो रोटेशन है तो उसको स्टीयरिंग लिंकेज मोशन में कौन बदलता है? स्टीयरिंग व्हील को रोटेशन की स्टीयरिंग लिंकेज मोशन में कौन बदलता है? तो ऑप्शन बी स्टीयरिंग गियर बॉक्स बदलता है। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को घुमाएगा। अब इससे क्या होगा? जो स्टीयरिंग व्हील है वो रोटरी मोशन पैदा करेगा। फिर क्या होगा? जो मोशन स्टीयरिंग है वो गियर बॉक्स तक पहुंचेगा और फिर गियर बॉक्स क्या करेगा? रोटरी मोशन को जो ऑक्सीलेशन है यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ना जो इसमें बदलेगा। इसके बाद मोशन जो पिटमैन आर्म है या फिर ड्रैग लिंक है और जो ट्रैक रॉड है इस तक पहुंचेगी। इससे क्या होगा? जो फ्रंट व्हील है वो टर्न हो जाएगा। इसके पीछे का ये लॉजिक था। तो स्टब एक्सल क्या करेगा? ये व्हील को सपोर्ट करता है, स्टब एक्सल। और ट्रैक आर्म क्या है? ये जो मोशन है इसको ट्रांसफर करता है, बस कन्वर्ट नहीं करता। तो ट्रैक रॉड क्या होती है? लिंकेज रॉड होती है, लिंकेज मेंबर है, ज्वाइंट करने के काम में आती है। दोस्तों 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।